फिल्म की शुरुआत एक बहुत अंधेरी खाई में एक आदमी जागता है और उसे काफी उलझन महसूस होती है। उसे ये याद नहीं है कि वो कौन है या यहाँ कैसे आया। जब वो अपनी हड्डियों को खड़काता है तो अपनी जेबें टटोलता है और एक लाइटर और कुछ चाबियां पाता है। जब वो लाइटर जलाता है तो उसे अपनी बाह में एक जख्म दिखाई देता है। फिर वो चारों ओर देखता है और हैरान रह जाता है जब उसे अपने चारों ओर सैकड़ों लाशें मिलती है। ये डरावना नजारा देखकर वो उल्टी कर देता है। अचानक बिजली चमकती है और वो देखता है कि ऊपर से एक लड़की जिसकी आंखें भूरी हैं उसे देख रही है। वो लड़की जल्दी से गायब हो जाती है तो वो आदमी मदद के लिए चिल्लाने लगता है और किनारे की तरफ बढ़ता है। उसे एक बंदूक की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर करता है। उसी समय ब्राउन आइज वापस आता है और एक लंबी रस्सी फेंकता है ताकि वो गड्ढे से बाहर चढ़ सके। आदमी जल्दी से बाहर निकलता है और आसपास की जगह की तलाश करने लगता है जब तक कि उसे एक घर नहीं मिल जाता जहां लाइट जल रही होती है। वो लोगों की बातें सुन सकता है। लग रहा है कि वे उसे मदद करने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो खतरनाक हो सकता है। वो आदमी कमरे में घुसता है और अपनी बंदूक निकालता है जबकि लुकास अपनी शॉटगन उठाता है। जब वो आदमी उसे कातिल कहता है तो लुकास भी उसी पर आरोप लगाता है। आदमी समझाता है कि उसे कुछ याद नहीं है और ब्राउन आइज ने उसकी मदद की, तो वो जानना चाहता है क्यों। बातचीत में रुकावट आ जाती है जब नाथन जमीन पर गिरकर चीखने और दर्द में तड़पने लगता है। शेरोन उसकी तरफ दौड़ती है और उसे थोड़ा पानी देती है ताकि वो शांत हो सके। आदमी पूछता है कि ये सब लोग कौन हैं, तो शेरोन बताती है कि इनमें से किसी को भी याद नहीं है कि वो कौन है या यहाँ कैसे आए। बस उन्हें अपने नाम पता है क्योंकि उनके पास आईडी थी जो माइकल टेबल पर गिरा देता है। अफसोस की बात है कि मुख्य आदमी या ब्राउन आइज की कोई आईडी नहीं है। कुछ लोगों के पास चाबियां हैं, फिर भी उन्हें घर के आसपास कोई गाड़ी नहीं मिली। यहाँ न तो फोन है और न ही कंप्यूटर। आदमी देखता है कि ब्राउन आइज चाइनीज में कुछ लिखती रहती है, लेकिन क्योंकि कोई भी उसे समझ नहीं पा रहा, वो उस पर सवालों की बौछार कर देता है। बाकी लोग उसे रोकते हैं, ये बताते हुए कि ब्राउन आइज मूक है और इंग्लिश नहीं बोलती। फिर भी सबको लगता है कि उसे सब पता है। वे सब आधे घंटे पहले घर के अंदर जागे थे और वो पहले से ही वहां थी। लुकास को लगता है कि मुख्य आदमी में कुछ गड़बड़ है क्योंकि वो गड्ढे में जागा जबकि बाकी सभी एक साथ जागे, और वो कहता है कि वो उस पर भरोसा नहीं करता। इसके बाद समूह घर की खोज करता है। शेरोन एक बंद दरवाजा पाती है और कोशिश करती है। उसने अपनी चाबियां ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लुकास चारों ओर देख रहा है और उसे अपने शरीर पर चोटें दिखती हैं। ब्राउन आइज इशारों से उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लुकास समझ नहीं पाता। एक पेंट्री में एक अनजान आदमी एक कैलेंडर पाता है जिस पर 18 अप्रैल को गोला बनाया गया है, और वो ब्राउन आइज को बुलाकर पूछता है कि क्या उसने ये किया। वो सिर हिलाकर हाँ करती है और फिर से इशारों से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर माइकल सबको बुलाता है और दिखाता है कि उसने हथियारों से भरा एक अलमारी पाई है। वो आसानी से एक बंदूक लोड करता है और नाथन अनुमान लगाता है कि वो पुलिस वाला है। आदमी कहता है कि सभी को खुद को हथियारबंद करना चाहिए और इलाके की जांच करनी चाहिए, लेकिन लुकास उसे मना करता है। उनके लिए सुबह तक इंतजार करना बेहतर है। कुछ ही पल बाद मुख्य आदमी अपनी चोट का ख्याल रखता है और अपने बारे में एक झलक देखता है। जब वो नहाना पूरा करता है तो उसे सुनाई देता है कि ब्राउन आइज भाग गई है। लुकास, शेरोन और वो आदमी उसे खोजने निकलते हैं, और जब वे जंगल में खोजते हैं तो शेरोन बताती है कि वे किसी शहर के करीब नहीं हैं क्योंकि तारे बहुत चमकीले हैं। घूमते घूमते मुख्य आदमी को एक याद आती है जिसमें वह एक शरीर को खींचता हुआ दिख रहा है जिस पर समुद्री घोड़े का टैटू है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। एक भयानक गंध का पीछा करते हुए वे एक पेड़ से रस्सी और तारों से बंधे एक मृत आदमी को खोजते हैं। नेथन जब घर में कुछ किताबें खोजता है तो उसे लैटिन में कुछ किताबें मिलती हैं और उसे एहसास होता है कि वो उन्हें पढ़ सकता है। उसे ये किताबें चिकित्सा और जीव विज्ञान की संदर्भ किताबें लगती हैं। माइकल हथियारों के साथ मस्ती करता रहता है, कहता है कि उसका शरीर उन्हें इस्तेमाल करना याद रखता है। जब नेथन को एक फ्रेंच किताब मिलती है और वो उसे भी समझ जाता है, तो माइकल सोचता है
कि ये जरूर नैथन का घर है। जंगल में तीनों खोज करते रहते हैं जब तक उन्हें एक पुरानी झोपड़ी नहीं मिल जाती। अंदर उन्हें ब्राउन आइज मिलती है जो एक बंधी हुई औरत को खाना खिला रही होती है। जब औरत मुख्य आदमी को देखती है तो वो पहले छिप जाती है और कहती है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया। फिर वो अचानक घबरा जाती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है। जब वो अपनी बेटी के बारे में चिल्ला रहा होता है तो एक आदमी उसे अपने हथियार से मारकर बेहोश कर देता है। लुकास छत पर एक कैमरा देखता है जिसकी लाइट जल रही है, मतलब कोई उन्हें देख रहा है। जब ग्रुप घर लौटता है तो मुख्य आदमी कुछ चाबियों से एक रहस्यमय दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा। नाथन उससे लैटिन में बात करता है और वो आदमी उसी भाषा में जवाब देकर खुद को चौंका देता है। नाथन को उस गाय और शेरोन के साथ एक कनेक्शन महसूस होता है, इसलिए उसे लगता है कि वो उन्हें पहले जानता था। मुख्य आदमी उसे अनसुना करने की कोशिश करता है तो नाथन समझाता है कि वो दरवाजा जबरदस्ती नहीं खोला जा सकता, क्योंकि ये लोहे की रीइंफोर्समेंट के बाद वो आदमी को जॉन डो कहने का फैसला करता है। अगले दिन ग्रुप कारों की तलाश में जा रहा है। माइकल कहता है कि उसे भी चलना चाहिए क्योंकि वो सबसे अच्छा शूटर है, और इसे साबित करने के लिए वो एक मग फेंकता है और उसे हवा में शूट कर देता है। लेकिन लुकास उसे रोकता है और घर की रक्षा करने के लिए कहता है। जब वो लोग चले जाते हैं तो एक निराश माइकल ब्राउन आइड से कहता है कि ग्रुप की सुरक्षा करना उसकी जिम्मेदारी लगती है। अचानक उन्हें दूर से एक चीख सुनाई देती है तो वो ब्राउन आइज को घर के अंदर भेज देता है। जांच करने से पहले पता चलता है कि एक आदमी मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है क्योंकि वो कांटेदार बाड़ में फंस गया है। जब माइकल उसकी मदद करने के लिए नजदीक जाता है तो वो आदमी कांटेदार तार को माइकल के गले में लपेट देता है और उसे चोकिंग करने लगता है। माइकल सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, तभी वो आदमी उसे लकड़ी से कई बार चाकू मारता है। इस बीच ग्रुप अपनी खोज जारी रखता है और फिर से लाश को देखता है, मानकर कि ये एक चेतावनी हो सकती है। नाथन कुछ पत्थर फेंक रहा होता है और उन्हें सुनाई देता है कि एक पत्थर कुछ धातु पर लग रहा है, तो वो आवाज का पीछा करते हैं और अंत में दो गाड़ियां ढूंढ लेते हैं जो लकड़ियों और कांटेदार तार के नीचे छिपी हुई हैं। कुछ कोशिशों के बाद शारोन एक गाड़ी चालू करने में कामयाब हो जाती है। उसमें ज्यादा पेट्रोल नहीं बचा है, लेकिन वे इसे चलाने का सोचते हैं कि शायद कुछ मिल जाए। उसी वक्त लुकास को एक तस्वीर मिलती है जिसमें हर ग्रुप का सदस्य है सिवाय जॉन के, जो बताता है कि वो फोटो ले सकता है। लुकास उन्हें याद दिलाता है कि वे किसी चीज के पास नहीं है, इसलिए अगर वे निकल जाते हैं तो कहीं भी पेट्रोल खत्म हो सकता है। चूंकि दूसरी गाड़ी की बैटरी खत्म हो गई है, बेहतर है कि वापस लौटें। लौटते वक्त उन्हें ब्राउन आइज मिलते हैं जो तुरंत उन्हें माइकल के पास ले जाते हैं। ग्रुप उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस वो मर जाता है। फंसे हुए आदमी के चिल्लाने पर जॉन उसे गोली मार देता है। इससे उसे एक याद आती है जब उसने एक औरत का सिर दीवार पर पटक दिया था और उसके शरीर को जमीन पर खींचते हुए ले जा रहा था। जब ब्राउन आइज टूट जाता है, जॉन नथान की चाबियां लेता है और शारोन के साथ निकल जाता है। वे कार को धक्का देकर चलाने लगते हैं और फिर सड़क पर निकल पड़ते हैं। आखिरकार उन्हें एक खाली बिल्डिंग मिलती है जिसकी दीवार पर 18 लिखा है और गैराज में एक ट्रक है। शारोन जब आईने में अपने आप को देख रही होती है तो उसे बैकग्राउंड में एक बच्चा दौड़ता हुआ नजर आता है। वे तुरंत वहां चले जाते हैं, उसे ढूंढते हुए और इमारत के अंदर उसकी आवाज सुनते हुए, लेकिन सामने का दरवाजा बंद है। जब जॉन सवाल पूछने लगता है तो बच्चा उसे जोना बुलाता है और कहता है कि वो चला जाए क्योंकि वो कल आ रहे हैं। उसी वक्त एक कुत्ता दरवाजे के पीछे आकर जोना पर भौंकने लगता है। वो घबरा जाता है और बच्चे से कहता है कि कुत्ते को भगा दे, लेकिन बच्चे की बजाय वो कुत्ते को उसे मारने की धमकी देता है। शेरॉन दोनों को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन जोना गुस्से में आ जाता है और ताले पर गोली चला देता है, लेकिन वो काम नहीं करता। फिर वो अपने हथियार से ताले को मारने लगता है और भी गुस्से में आ जाता है। दूसरे शेरोन उसे खींचती है और कहती है कि ये उसका अंदाज नहीं है, जिससे उन्हें एहसास होता है कि वे एक दूसरे को जानते हैं। घर में लुकास एक याद देखता है जब वो जंगल में दौड़ रहा था और कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो खुद को एक पिंजरे के अंदर भी देखता है, जबकि एक आदमी उसे देख रहा है, और एक और याद जिसमें ब्राउन आइज उसे बाहर खोजती है। वर्तमान में
वो उसका चेहरा छू रही है और लुकास उसका हाथ पकड़ लेता है। जब उसे एहसास होता है कि वो उसे जानता है, उसका पकड़ बहुत मजबूत हो जाता है और ब्राउन आइज डर जाती है, तो नाथन उसे छोड़ने के लिए मजबूर करता है, कहते हुए बस करो। ये शब्द लुकास के दिमाग में गूंजते हैं, जिससे उसे काफी दर्द होता है। कुछ मिनट बाद लुकास नैथन की तबीयत और खराब हो रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि क्यों। वो ब्राउन आइज से कहता है कि उसे झोपड़ी में वापस ले चले। नैथन को एहसास होता है कि उसे ये जगह याद है। दुर्भाग्यवश कैदी भाग चुका है। नैथन याद करता है कि झील के चारों ओर एक रास्ता है और वो उस पर वुमन की तलाश में निकल पड़ता है। चलते चलते उसे इस इलाके की खोजबीन के दौरान के कुछ पुराने पल याद आने लगते हैं। आखिरकार वो कई केबिन और जमीन पर कई शवों को पाता है। जब वो गलती से कुछ चश्मों पर कदम रखता है तो उसे वो अपने चश्मे के रूप में पहचान में आते हैं और वो उन्हें पहन लेता है। इससे उसे शारोन और जोना के साथ एक बहस की याद आती है, जो इंसानियत के बारे में थी, कुछ लोगों के इलाज के बारे में। जब वो थोड़ा शांत होता है तो वो केबिन के अंदर देखता है और उसे कई खाली पिंजरे मिलते हैं। अचानक उसे कुछ रोने की आवाज सुनाई देती है और वो उसकी ओर बढ़ता है, जब तक कि उसे झोपड़ी से वो औरत नहीं मिलती जो अपनी मृत बेटी को एक पिंजरे में गले लगाए बैठी है। उसे याद आता है कि उसका नाम हेलन है और वो बच्चे की मौत के लिए माफी मांगता है, कहता है कि वो मदद करने की कोशिश कर रहे थे। गुस्से में हेलन उस पर हमला करने की कोशिश करती है, तो नाथन जल्दी से पिंजरा बंद करता है और केबिन से बाहर निकल जाता है। फ्रंट डोर भी बंद करने के बाद वो अपनी बंदूक निकालता है, क्योंकि उसे कुछ लोग ज़ॉम्बी जैसी हालत में उसकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। उसके बीच ब्राउन आइज घर लौटती है और उसे लुकास इंतजार करता हुआ मिलता है। असहज महसूस करते हुए वो तुरंत ऊपर की ओर भाग जाती है, जबकि लुकास उसके पीछे पीछे आता है, क्योंकि वो अकेला नहीं रहना चाहता। ब्राउन आइज लोहे के दरवाजे के पीछे छिपने की कोशिश करती है और लुकास उस पर दस्तक देने लगता है। उसे आश्वासन देता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और कहता है कि उसे उसकी याद है। जब वो दरवाजा नहीं खोलती तो लुकास हार मानकर बाहर चला जाता है, जहां उसे एक दरवाजा मिलता है जो उसे बेसमेंट में ले जाता है। वहां एक छोटा सा लैब है जिसमें मेडिकल सप्लाई, रिसर्च और एक लैपटॉप भरा हुआ है। लुकास लैपटॉप चालू करता है और सुरक्षा का पता लगाता है। खाली केबिन से कैमरे। फिर वो एक कैमरा खोजता है और एक वीडियो देखता है जिसमें जोना एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहा है जो उसने जंगल में एक आदमी पर किया था। वो इसे दिन 96 कहता है। कैद किया गया आदमी लुकास है, जिसे ब्राउन आइज से ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिल रहा है। जोना कहता है कि उसने कुछ प्रगति की है और इसका एकमात्र साइड इफेक्ट याददाश्त का खोना है। लेकिन जोना गुस्सा हो जाता है जब ट्रांसफ्यूजन का असर स्थायी नहीं रहता और वीडियो में लुकास जाग जाता है, दर्द में चीखते हुए, क्योंकि उसे तेज सिर दर्द हो रहा है। सड़क पर जोना और शेरोन वापस लौट रहे होते हैं जब अचानक एक पेड़, उनके सामने एक चीज गिर जाती है। जोना समय पर कार रोकता है और दोनों को एक आवाज सुनाई देती है। वे आवाज का पीछा करते हैं जब तक कि उन्हें कुछ लोग पेड़ काटते हुए नहीं मिलते। जब जोना उनसे बात करने की कोशिश करता है तो वो लोग चिल्लाते हैं और जानलेवा इरादों से उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। शारन दौड़ते दौड़ते गिर जाती है तो जोना उसे उठाने में मदद करता है और दोनों वापस कार की ओर लौटते हैं। लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती तो जोना उसे धक्का देने लगता है और हमलावर उसके करीब आ जाते हैं। जब वो हमला करने ही वाले होते हैं, तभी समूह पेड़ों से लटके दो शव देखता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। जोना उन शवों को पहचान लेता है। जानबूझकर लोगों को दूर रखने के लिए लाशों को लटकाया गया था, जैसे कि वे डराने वाले पुतले हों। जब ये दोनों घर लौटते हैं तो लुकास अपने हथियार के साथ उनका इंतजार कर रहा होता है, शूट करने के लिए तैयार। वो शेरॉन को बताता है कि उसने क्या देखा और जोना ये स्वीकार करता है कि उसे कुछ बुरी बातें याद है। जब लुकास शेरॉन को वीडियो दिखाता है तो वो बताता है कि उसके जख्म सुइयों की वजह से हुए हैं और शेरॉन अपने हाथ पर वही निशान पाती है। जोना फिर भी याद नहीं करता, इसलिए लुकास उसे अपने गन से मारकर बेहोश कर देता है। कुछ मिनट बाद जोना जागता है और पाता है कि लुकास उसे खींच रहा है, जो उसे डराने के लिए जमीन पर गोली चला रहा है। गड्ढे में गिरना। सभी लाशों के बीच उसे समुद्री घोड़े का टैटू मिलता है और उसे याद आता है
कि उसने इस औरत को मारा था। उसे ये भी याद है कि नाथन ने उसे खुद ही ले लेने के लिए कहा था। एक और फ्लैशबैक में शारोन, माइकल और नाथन उसे देखकर डरते हैं। अंत में शारोन का एक याद आता है जब वो उससे पूछती है कि क्या वो गलती से अपना खून मुंह में ले आया। घर में लुकास बाहर जाने के लिए बेताब है और शारोन देखती है कि उसे सबके नाम याद रखने में परेशानी हो रही है। फिर लुकास ब्राउन आइज को बहुत ही अनुचित तरीके से पकड़ लेता है और जब शारोन उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उसे गिरा देता है। ब्राउन आइज भाग जाती है और छिपने की कोशिश करती है। मजबूत दरवाजे के बावजूद लुकास जल्दी से उसे पकड़ लेता है और उसे दरवाजा बंद नहीं करने देता। वो उसके पीछे दौड़ता है और ब्राउन आइज उसे गिरा देती है, लेकिन लुकास जल्दी ही संभल जाता है और उसे गिराने के लिए पकड़ लेता है। उसके ऊपर क्राउलिंग करते हुए वो उसे जबरदस्ती किस करता है। उसी समय शारोन एक चेतावनी की गोली चलाती है और लुकास खिड़की से कूदकर भाग जाता है। उसके बाद शारोन लैब में जाती है और सभी नोट्स पाती है जो प्रयोगों की जानकारी देते हैं, जिससे उसकी यादें ताजा हो जाती है। इसी दौरान ब्राउन आइज रस्सी का इस्तेमाल करके जोना को बाहर निकालने में मदद करती है। गड्ढे में फिर वो जमीन पर 18 का नंबर बनाती है और खाली पड़े बिल्डिंग की ओर इशारा करती है। जोना को एहसास होता है कि उनके पास समय कम है और वो उसे घर में रहने के लिए कहता है, जबकि वो खुद जांच करने जाता है। कुछ मिनटों बाद खाली पड़े बिल्डिंग में जोना कुछ तंबू और एक बच्चे की अपने परिवार के साथ तस्वीर पाता है। वहां एक पिंजरा है जिसमें चादरें हैं और एक डिब्बा है जो उसे एक याद दिलाता है जब वो उस डिब्बे को किसी को देते हुए कह रहा था कि ये उनका आखिरी मौका है। एक दूसरे डिब्बे के अंदर उसे एक नक्शा मिलता है और एक और याद उसे दिखाती है जब वो उस व्यक्ति को कह रहा है कि उस रास्ते पर चलो। चिन्हित। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो उन्हें एक दूसरे कमरे में फॉलो करता है जहां उसे दो लोग ज़ॉम्बी जैसे हालत में मिलते हैं। महिला उस पर गरजती है और उसकी कार की चाबी गिरा देती है, जिसे वो उठाकर निकल जाती है। जब वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है तो जोना उसे गोली मार देता है। उसके शरीर से चाबियां निकालने के बाद जोना नक्शे का पीछा करता है और उस बच्चे को पाता है जो अपने परिवार के साथ अपनी कार में जाने की कोशिश कर रहा है। एक सशस्त्र बूढ़ी औरत उसका नाम जानती है और कहती है कि उसने सबको नुकसान पहुंचाया है, इसलिए वो नहीं चाहती कि वो उसके प्यारे लोगों के पास आए। जैसे ही परिवार कार में जाता है, जोना एक बीमार किशोर को पागल होते हुए देखता है। पीछे की सीट। इसके बाद जोना एक बॉक्स पाता है जो उसकी फ्लैशबैक में है, जिसमें कई वायल्स हैं। इससे उसे एक याद आती है जब उसने एक दिमाग को काटा था और फिर वो उस बॉक्स वाले से कहता है कि सेना इंतजार कर रही होगी। याद में जो गाड़ी है वो पास में क्रैश हो गई है और मरा हुआ ड्राइवर अभी भी अंदर है। जोना धीरे धीरे अंदर पहुंचता है और एक नक्शा ढूंढता है जो उसके जैसा है। उसे एक जरूरी दस्तावेज भी मिलता है जिसमें उसका नाम और शारोन की तस्वीर है, जो ये साबित करता है कि वे एक कपल है। उसी समय उसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और जोना कुचलने से बचने के लिए जल्दी से साइड में कूद जाता है। ड्राइवर लुकास है जो बहुत ही बीमार लग रहा है। उसे देखकर जोना को वो दिन याद आता है जब उसने उसे पकड़ा था और उसे एहसास होता है कि उसने लोगों को परेशान नहीं किया। वो तो एक डॉक्टर है जो संक्रमित इंसानों पर अध्ययन कर रहा था ताकि एक इलाज ढूंढ सके। वो बॉक्स से एक वायल उठाने के लिए भागता है, लेकिन इससे पहले कि वो लुकास को इंजेक्शन दे सके उसे जमीन पर धकेल दिया जाता है। लुकास उसका गला पकड़ लेता है उसे मारने की कोशिश करने के लिए, तो जोना एक पत्थर उठाकर लुकास के सिर पर मारता है। जैसे ही आदमी जोना की बाहों में मरता है, बाकी की यादें वापस आ जाती है। जोना ने शेरोन, माइकल और नाथन के साथ काम किया था। लुकास उनका पहला सफल ठीक हुआ इंसान था और इसके लिए उनका धन्यवाद भी किया। लेकिन जब वे इस सफलता का जश्न मना रहे थे, एक महिला अपनी पिंजरे से भाग निकली और हमला कर दिया। जोना ने अपनी रक्षा की और ज़ोंबी को मार डाला। फिर नाथन पर आरोप लगाया कि उसने पिंजरे ठीक से नहीं बंद किए। नाथन ने कहा कि ये उसकी गलती नहीं थी और जोना से कहा कि वो लाश को अकेले गड्ढे में फेंक दे। जब जोना ऐसा कर रहा था, तभी बाकी लोग रेडियो पर उससे संपर्क करने लगे और बताया कि सभी ज़ोंबी भाग गए हैं और नियंत्रण से बाहर है। जोना ने उन्हें बताया
कि वे खुद को बचाने के लिए इलाज का इंजेक्शन लगाएं, जो उनकी यादें खोने की वजह समझाता है। ठीक उसी समय उसे हमला किया गया। एक ज़ॉम्बी ने उसके हाथ में काट लिया और फिर उसे गड्ढे में धकेल दिया। तो जोनाह ने भी खुद को इंजेक्ट किया और बेहोश हो गया। अब नाथन वापस घर आता है और शारोन को गले लगाता है, क्योंकि उन्हें याद आता है कि वे भाई बहन हैं। अचानक दो ज़ॉम्बी दरवाजे पर आते हैं और नाथन को पकड़ने के लिए कांच तोड़ देते हैं, लेकिन शारोन जल्दी से उन्हें गोली मार देती है। फिर वे फर्नीचर के पीछे छिप जाते हैं, क्योंकि बाहर चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं और ज़ॉम्बी आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि डराने के लिए रखे गए पुतले अब काम नहीं कर रहे। भाई बहन दरवाजे के करीब आने वाले किसी भी जीव पर गोली चला देते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। गोलियां सारी उम्मीदें खोकर शेरॉन जोना के लिए एक नोट लिखती है, जिसमें बताती है कि वो डॉक्टर्स हैं जो ज़ोंबी वायरस का इलाज ढूंढ रहे हैं, और ब्राउन आइज कुंजी है क्योंकि वो इम्यून है। छुपे हुए कमरे में ब्राउन आइज सभी चीखों से डरी हुई है। उसी पल उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और सभी ज़ोंबी सेकंडों में मारे जाते हैं। इससे नाथन को याद आता है कि 18 तारीख को रेस्क्यू पार्टी आएगी। वो बाहर दौड़ता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन सैनिक उसे घेर लेते हैं और उसे मारने के लिए गोली चला देते हैं। उसी समय जोना आता है और नाथन की मौत देखकर हैरान रह जाता है। फिर उसे शारोन पास में छिपी हुई नजर आती है और वो उसके पास दौड़ता है। वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं। तभी पीछे एक ज़ॉम्बी आता है और शारोन को घायल कर देता है। जोना जल्दी से उस जीव पर गोली चला देता है और इस शोर से सैनिकों का ध्यान उनकी ओर खींच जाता है। इसलिए वो दोनों गड्ढे के अंदर छिपने दौड़ते हैं। वहां दोनों को एक इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो मरे हुए की तरह दिख सकें। बेहोश होने से पहले वो एक दूसरे को किस करते हैं और शारोन जोना को एक पत्र देती है। जब वो सोते हैं, सैनिक और शव गड्ढे में फेंकते हैं, जिसमें एक बच्चा भी होता है। कुछ समय बाद जोना जागता है, लेकिन शारोन नहीं जागती क्योंकि वो मर चुकी है। वो बंदूक खोजता है, लेकिन चिट्ठी तो वो उसे नहीं देखता। ब्राउन आई जाता है और उसे फिर से बचाने के लिए एक रस्सी फेंकता है। मिलकर वो जंगल पार करते हैं और एक और भी बड़े गड्ढे में पहुंचते हैं, जिसमें हजारों लाशें पड़ी होती हैं। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मूवी मसाला स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रोमांचक कहानी में फिर से मुलाकात होगी।